बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से। और इस चैप्टर के अंदर जो है हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जो वर्ड्स केमिकल काइनेटिक्स है तो इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले इसी हेडिंग के मीनिंग्स की तरफ जाते हैं। काइनेटिक्स हमारे पास एक ग्रीक वर्ड्स है जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि केमिकल्स का मूव करना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। केमिकल किस तरीके से मूव करते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो ये एक केमिकल मूव कहलाता है। या हमारे पास जो कुछ सब्सटेंस हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं या वो फिर अपनी नेचर चेंज करते हैं तो लाजमन उनकी आपस में कोई कोलिजन होती है या कोई बॉन्डिंग वीक होती है जिसकी वजह से वो एक न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इस स्टडी करने को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब हम स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि हमने इस चीज़ को भी स्टडी करना होगा कि वो किस पाथवे से हो के वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, तो इसको भी केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि आपके पास कोई रिएक्टेंट या कोई सब्सटेंस कितनी स्पीड से वो एक फॉर्म से, एक नेचर से दूसरी नेचर में चेंज हो रहा है और वो किस किस स्टेप से होते हुए फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है, इसकी स्टडी को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में दो अहम चीज़ें हमारे पास हैं और वो हैं आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन और आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म। इनके बारे में स्टडी किया जाता है। यानी कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है उस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। और एक और चीज भी आपके पास यहाँ पर है कि वो फैक्टर जो आपके पास इस रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर हम डील करेंगे। यानी कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें हम स्टडी क्या करने वाले हैं। हम इसमें स्टडी यही करने वाले हैं कि रिएक्टेंट को क्या इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो रिएक्ट करके वो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। बाज दफा ऐसा भी होगा जो हम आगे स्टडी भी करेंगे कि रिएक्टेंट सेम होंगे लेकिन कंडीशन चेंज करके हम उससे डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन हमारे पास जैसे आपके पास मौजूद है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड्स है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड्स को आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो इससे हम एक लिहाज से अल्कोहल भी तैयार कर सकते हैं और इनको आपस में रिएक्ट करवा के हम जो है मीथेन गैस को भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन को हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो ये एक पाथवे है, एक फैक्टर है कि वो क्या फैक्टर है जो आपके पास रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने पर मजबूर कर रहे हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी इस चैप्टर में स्टडी किया जाएगा। और इस हवाले से हमारे पास जो है कुछ आगे थ्योरीज भी हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं, द ब्रांच of chemistry which deal with the study of reaction rate, reaction mechanism and the factor that affect the reaction rate is called chemical kinetics। उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकती है, सरफेस एरिया हो सकता है, कैटलिस्ट, ये हमारे पास फैक्टर हैं। इसके अलावा भी और भी हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं या प्रोडक्ट को आपके पास चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास वो ऐसे फैक्टर जो आपके पास रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास कौन से हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, सरफेस एरिया है, कैटालिस्ट वगैरह मौजूद है। केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्डअप किया गया था, वो जिस साइंटिस्ट ने बिल्डअप किया था तो उसका हमारे पास जो नाम है वो है लुडविग
फ्रेडरिक वेलम आपके पास, ये वो एक साइंटिस्ट है आपके पास, जर्मन साइंटिस्ट है, जिसने केमिकल काइनेटिक्स को फर्स्ट टाइम को आपके पास क्वांटिटेटिवली आपके पास स्टडी किया, यानी कि किस तरीके से हम जो है किसी की क्वांटिटी में आपके पास तेजी से इजाफा कर सकते हैं, जल्द से जल्द हम उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे पास किसी भी रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो हम थर्मोडायनामिक्स के जरिए से मालूम करते हैं। जो चैप्टर हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है उसके जरिए से हम मालूम करते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें थर्मोडायनामिक्स के आपके पास के अंदर हमें ये मालूम नहीं होता कि ये रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट हुआ है, यानी कि किस किस स्टेप से या क्या क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसमें बने, उसका हमें कोई आपके पास वहाँ से हमें कुछ मालूम नहीं होता। हम केमिकल काइनेटिक्स में हम मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से वो आपके पास प्रोडक्ट में चेंज हुआ है और कितनी स्पीड से वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, ये केमिकल काइनेटिक्स के जरिए से मालूम किया जा सकता है। यानी कि आपके पास लुडविग फ्रेडरिक वेलम ने फर्स्ट टाइम जो है क्वांटिटेटिव स्टडी की थी आपके पास केमिकल काइनेटिक्स की, और इसने फर्स्ट टाइम जो है कन्वर्जन के बारे में स्टडी की कि किस तरीके से हम सैक्रोज को उसके एसिडिक प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए क्या पाथवे हमारे पास होगा और क्या आपके पास मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो कुछ आपके पास टर्म्स मौजूद है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इनके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं कि इनको आपके पास किस से डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, उससे पहले हम कुछ एप्लीकेशन को भी स्टडी कर लेते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी एप्लीकेशन है। हम टेम्परेचर एक फैक्टर है जिसके ज़रिए से हम रेफ्रिजरेटर में अपनी फूड को रख कर प्रिजर्व कर सकते हैं। हम वहाँ पर मौजूद जो एक लिहाज से उस फूड के अंदर जो कोलिजन हो रही है, उस कोलिजन को हम मिनिमाइज करते हैं कि वो मिनिमाइज हो ताकि वो अपने दूसरे प्रोडक्ट में चेंज ना हो, ये यानी कि वो डिकम्पोज ना हो सके। तो इस लिहाज से हमारे पास ये एक लिहाज से केमिकल काइनेटिक्स की एप्लीकेशन हमारे पास है। उसके नॉलेज की वजह से हमने ये अंदाजा लगाया कि किन रिएक्शंस को आपके पास जो है वो आपके पास एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट में चेंज होने से रोका जा सकता है, उसके लिए हम उसको क्या आपके पास एक लिहाज से कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस लिहाज से फूड को स्टोर हम कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर आपके पास जो है उनको स्टोर किया जा सकता है, या आपके पास कुछ ऐसे भी हमारे पास आइटम्स होते हैं जिनको हम बॉयल कर लेते हैं, तो इसके बाद वो हमारे पास सेफ भी हमारे पास हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वहाँ पर आपके पास जो है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना आपके पास तेजी से डिकम्पोजिशन ना कर सकें आपके पास। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके जरिए से जो है हम अपनी फूड को या डिफरेंट प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है आपके पास एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन आपके पास है, तो क्योंकि मेडिसिन में केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स में मुसलसल कोलिजन हो रही है, जब वो कोलिजन कर रहे होते हैं तो आपस में एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, और जैसे अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है क्योंकि कोलिजन के बाद, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी तो वो एक और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो वो मेडिसिन जो जिस पर्पस के लिए थी अब वो उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी क्योंकि वो एक और प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी है। तो आगे हम पढ़ेंगे भी कोलिजन हमारे पास थ्योरी आपके पास आएगी, उसमें हम इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोलिजन हो रही होती है, और वो कोलिजन आपके पास होते होते बाद दफा गेन करते करते वो आपके पास एक ऐसे आपके पास स्टेज पर पहुंच जाती है कि वो एक न्यू प्रोडक्ट में चेंज हमारे पास हो जाती है। इसलिए एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन को आपके पास जो प्रिडिक्ट किया जाता है, जो लिखा जाता है, तो वो भी आपके पास केमिकल काइनेटिक्स की मदद से लिखा जाता है। और बाज़ आपके पास मेडिसिन के बारे में कहा भी जाता है कि इसको इस टेम्परेचर में अगर आप रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये सर्व आपके पास एक लिहाज से सेफ रहेगी, और आपके पास वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने के आपके पास चांसेस जो हैं वो कम होंगे, यानी कि न्यू प्रोडक्ट में चेंज होने के चांसेस वो आपके पास कम हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे आपके पास रिएक्शंस हैं जो आपके पास स्लो हो रहे होते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे लीवर में आपके पास आ जाए या आपके पास बॉडी में आपके पास बन जाए तो वो हमारे लिए टॉक्सिक है आपके पास, तो उसकी टॉक्सिटी को आपके पास वो अगर डिकम्पोज होगा तो बहुत स्लो डिकम्पोज होगा, अगर वो डिकम्पोज होगा तो आपके पास एक सेफ प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, वाटर एंड ऑक्सीजन में चेंज आपके पास होगा। लेकिन अगर हम उसको फास्ट कर दें, उस रिएक्शन को हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर दें कि वो फास्ट आपके पास हो जाए और फास्ट रिएक्शन की वजह से वो तेजी से आपके पास सेफ प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो ये भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से ही पता चला कि हम किस तरीके से उसके रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं और उसको हम एक सेफ
सेफ प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट्स आपके पास यूज किया जाता है इस मकसद के लिए कि जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड्स को आपके पास चेंज करना चाह रहे होते हैं कि एक सेफ प्रोडक्ट में, ताकि वो आपके पास उसकी जो टॉक्सिसिटी है उससे हम बॉडी को बचा सकें। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के आपके पास कुछ रिएक्शंस वगैरह है, उसमें भी केमिकल काइनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर्स है उसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास मौजूद है एक लिहाज से, या अमोनिया की आपके पास सिंथेसिस आपके पास है। इन तमाम के अंदर केमिकल काइनेटिक्स का आपके पास नॉलेज का यूज किया जाता है और इनको स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से किस तरीके से आपके पास ये एक ऐसे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं जो या तो हमारे पास फायदेमंद है तो हम उसको किस तरीके से तेज कर सकते हैं, या फिर वो आपके पास एक ऐसे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है कि वो हमारे लिए आपके पास फायदेमंद नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं या उस रिएक्शन को किस तरीके से उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। तो हमारे पास अभी नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से जैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन आपके पास हो या आपके पास सिंपल स्पीड हो, जैसे फिजिक्स में हमारे पास होती है। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं आपके पास चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। या हम ये भी कह सकते हैं यानी कि आपके पास द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितनी आपके पास अपनी पोजीशन चेंज करता है वो उसकी स्पीड आपके पास होती है। रेट ऑफ रिएक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। यहां पर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना है, एक केमिकल का दूसरे केमिकल में चेंज होना, पर यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन उसकी चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट हैं तो वो पर यूनिट टाइम में कितना आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं, पर सेकंड में कितना कन्वर्ट आपके पास हो रहे हैं, उस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, प्रोडक्ट द्वारा रिएक्टेंट में आपके पास कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, इन चीजों के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास कहा जाता है। इसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन को आपके पास C से रिप्रेजेंट किया गया है, चेंज इन टाइम को T से आपके पास रिप्रेजेंट किया गया। अगर हम इसके यूनिट्स आपके पास लिखते हैं तो कंसंट्रेशन के यूनिट हमें मालूम होने चाहिए। कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और साथ आप पर सेकंड भी उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जब हम इसके यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर आपके पास सेकंड है। और इसमें आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है अगर वो आपने स्टडी किया हुआ है तो उसमें हम कंसंट्रेशन के यूनिट को भी डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के हम वहाँ पर यूनिट्स भी निकालते हैं कि किस तरीके से आपके पास इनके यूनिट्स आपके पास आ सकते हैं। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन का जो यूनिट यूज होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। और हमारे पास जो है आपके पास जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास है तो ये ज़्यादातर आपके पास लिक्विड और सॉलिड आपके पास कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैसेस के लिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज आपके पास लाते हैं, और गैसेस रिएक्शन में हम आपके पास एटमॉस्फेयर पर सेकंड आपके पास यूज करते हैं आपके पास, यानी कि क्योंकि रिएक्शन के लिए प्रेशर का अप्लाई करना जरूरी है गैसेस में, क्योंकि प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगी और आपके पास उसके पर यूनिट टाइम में आपके पास वो उसी हिसाब से कन्वर्ट होगी। जितना प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसी हिसाब से आपके पास जो है वो भी आपके पास जो है उसकी यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए ये आपके पास जो मैं शुरू में भी इसी में आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास फिजिक्स में है जैसे डिस्टेंस कवर इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास जैसे होते हैं, तो इसी तरीके से आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम हमारे पास जो होगा उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैकेनिज्म की तरफ। रिएक्शन मैकेनिज्म हम किसको कहते हैं? देखिए मैकेनिज्म जो वर्ड है वो उसका मतलब मेथड है आपके पास, रिएक्शन का मेथड, यानी कि रिएक्शन हुआ किस तरीके से वो कंप्लीट हमारे पास हुआ है उस चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। एक आपके पास रिएक्शन है, ये जो आपने 10th क्लास में भी ये रिएक्शन आपने स्टडी किया होगा जब आपने अल्केन्स के चैप्टर यानी कि हाइड्रोकार्बन को स्टडी किया होगा, तो वहाँ पर भी हम मिथेन को जब क्लोरीन से रिएक्शन को आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपके पास किया जाता है या आपके पास अल्ट्रावायलेट आपके पास लाइट्स वगैरह हो, तो ये इसे रिएक्ट करके आपके पास क्लोरोमीथेन बनाता है। क्लोरोमीथेन स्टेबल आपके पास इसका एक कंपाउंड नहीं है, यानी कि
ये इसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। मुसलसल सनलाइट अगर पड़ती रहे तो ये क्लोरोमीथेन आपके पास जो है ये फर्दर आपके पास क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा और डाइक्लोरोमीथेन में चेंज हो जाएगा और साथ ही साइड प्रोडक्ट के तौर पर HCl बनता जाएगा। इस तरह होते होते जैसे आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि या हम इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन स्टॉप आपके पास हो जाएगा। फर्दर सनलाइट पड़ती भी रहे तो आपके पास रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। तो हमारे पास जो इनिशियल रिएक्टेंट था वो हमारे पास क्या था, मीथेन था, क्लोरीन था। ये जो बीच में आपके पास बने क्लोरोमीथेन हुआ, डाइक्लोरो आपके पास मीथेन हुआ, ट्राइक्लोरोमीथेन आपके पास हुआ, ये जो तीन आपके पास बीच में ये आपके पास अब रिएक्टेंट मौजूद है, ये असल में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं जो बने और अगले स्टेप में यूज हो गए। और इस तरह आपके पास ये बना और ये अगले स्टेप में यूज हो गया, ये बना और ये अगले स्टेप में यूज हो गया। इसका मतलब है आपके पास फाइनल जब आपके पास रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उस वक्त ये वाले आपके पास रिएक्टेंट वहां पर मौजूद नहीं होंगे क्योंकि ये फर्दर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो हमारे पास जो इसका एक रिएक्शन है, इस एक रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो इस वक्त आपके पास इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 4 एलिमेंट्री रिएक्शन है और 4 एलिमेंट्री रिएक्शन मिलकर आपके पास एक कंप्लीट रिएक्शन बना रहे हैं और आपके पास एक कंप्लीट मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो इसमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म बने हैं तो एक स्टेप में वो कंज्यूम हो जाएंगे आपके पास अगले स्टेप में और इस तरीके से आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पास है तो वो आपके पास अ सेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है दैट कनेक्ट रिएक्टेंट टू फाइनल प्रोडक्ट। जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो रिएक्टेंट को फाइनल प्रोडक्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर आप इसका नेट रिएक्शन भी लिखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट साइड पर भी है, रिएक्टेंट साइड पर भी है तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 4 मोल ऑफ HCl बन जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 मोल बन जाएगा और 4 मोल ऑफ क्लोरीन गैस कंज्यूम हो जाएगी और 1 मोल ऑफ मीथेन गैस होगी क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये कंज्यूम हो चुके हैं। तो आपको ये केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन है हमारे पास इस चैप्टर का। और अगर इसमें भी आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप उसको इनबॉक्स में कमेंट्स में पूछ सकते हैं।